Hello students, welcome to Future Education. I am Arya Dubey and today in this video session we are going to discuss the chapter 10 of economics, that is banking. हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है उनको आज डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन बैंकर टू द गवर्नमेंट फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक और एक्सप्लेन गवर्नमेंट बैंक फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक। तो यहाँ पे हमें सेंट्रल बैंक का एक काफी एसेंशियल फीचर एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है, जो कि है गवर्नमेंट बैंक या बैंकर टू द गवर्नमेंट। ओके, इसका मतलब क्या होता है कि सेंट्रल बैंक जो है वो एज अ गवर्नमेंट का एज अ बैंक एक्ट करता है। जैसे हम लोग के पास जो बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स, यूजुअली हमारा उसमें बैंक अकाउंट होता है, तो वो हमें बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, यानी कि वो हमारा एक बैंकर हो गया। वैसे सिमिलरली गवर्नमेंट के लिए भी उसका बैंकर जो है वो सेंट्रल बैंक रहता है। एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, द सेंट्रल बैंक परफॉर्म सेम फंक्शंस एज परफॉर्म बाय द कमर्शियल बैंक टू द कस्टमर, राइट। तो जो सेंट्रल बैंक है वो सेम फंक्शंस परफॉर्म करता है गवर्नमेंट के लिए जो कि कमर्शियल बैंक परफॉर्म करता है अपने कस्टमर्स के लिए। इट रिसीव्स डिपॉजिट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड कलेक्ट्स चेक्स एंड ड्राफ्ट्स डिपॉजिट इन द गवर्नमेंट अकाउंट, है ना। क्या जैसे देख सकते हैं कि वो जो डिपॉजिट्स है वो रिसीव करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे और चेक्स वगैरह कलेक्ट करता है, ड्राफ्ट डिपॉजिट्स एंड गवर्नमेंट के अकाउंट में करता है। It provides cash to the government as resumed for payment of salaries and wages to their staff and other cash disbursement, है ना। और क्या जैसे आप देख सकते हैं कि वो कैश जो है गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है जिससे कि वो पेमेंट कर सके सैलरी, वेजेस और पेंशन की अपने स्टाफ और अदर कैश डिस्बर्समेंट के लिए। इट मेक्स पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट के बिहाफ पे सेंट्रल बैंक जो है पेमेंट्स करता है, जो भी गवर्नमेंट को पेमेंट करनी होती है। इट ऑल्सो शॉर्ट टर्म लोन्स टू द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट को कभी कभार जब फंड्स की जरूरत होती है तो वो भी एक सेंट्रल बैंक जो है प्रोवाइड करता है। It supplies foreign exchange to the government for repaying external debt or making other payment, यानी कि वो फॉरेन एक्सचेंज जो है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है जब गवर्नमेंट को अपने एक्सटर्नल डेट, कोई फॉरेन डेट जो होता है उसको रिपे करना पड़ता है या कोई अदर पेमेंट्स करनी होती है। क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज? फॉरेन एक्सचेंज यानी कि वो करेंसी जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी के अलावा, जो इंडियन रुपीज के अलावा जो बाहर की एक्सटर्नल करेंसीज रहती हैं उसको फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। एक्सप्लेन द बैंकर्स बैंक फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक। ओके, तो अब यहाँ पे एक और फंक्शन हमें सेंट्रल बैंक का एक्सप्लेन करना है जो कि बैंकर्स बैंक है ना। बैंकर टू द गवर्नमेंट तो सेंट्रल बैंक होता ही है, लेकिन वो बैंकर्स का भी बैंक होता है। क्या मतलब वो इसका? बैंकर्स मतलब यहाँ पे कमर्शियल बैंक की बात, कमर्शियल बैंक्स की बात करी गई है, यानी कमर्शियल बैंक का यहाँ पे बैंकर बोला गया। और कमर्शियल बैंक्स के भी एक बैंक होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट इन 3 ways। फर्स्ट, कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, यानी कि कस्टोडियन रहता है किसका? कैश रिजर्व का, कमर्शियल बैंक्स का। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट रहता है, यानी कि आखिर में वो एज अ पैसा लैंड करने के लिए कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक ही रहता है। और एज एन क्लियरिंग एजेंट रहता है। एक करके हम फंक्शन समझते हैं। पहला, एज अ कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक, द सेंट्रल बैंक मेंटेन्स कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक, है ना। तो जैसे एज अ कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व कमर्शियल बैंक की, सेंट्रल बैंक जो है वो सारे के सारे डिपॉजिट्स होते हैं जो कैश रिजर्व के, वो मेंटेन करता है अपने पास कमर्शियल बैंक के। एवरी कमर्शियल बैंक हैज टू कीप अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ कैश रिजर्व, यानी हर एक कमर्शियल बैंक को एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ कैश रिजर्व जो है वो सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। As a lender of the last resort, as a banker to the government, the commercial bank act as a lender of the last resort. In other words, in case the commercial bank fail to meet their financial requirement from other sources, they can, as a last resort, approach to the central bank for loans and advances. Lender of the last resort यानी आखिर में जो लास्ट ऑप्शन का भी जो बचता है कमर्शियल बैंक्स के पास वो सेंट्रल बैंक ही रहता है। तो मतलब कि कभी कमर्शियल बैंक्स अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पाए, किसी भी सोर्सेस है, जितने भी सारे सोर्सेस जो उसके पास होते हैं, तब जाके सेंट्रल बैंक जो है इट विल कम टू द रेस्क्यू और वो उसको पैसे लैंड करेगा। नेक्स्ट है सेंट्रल बैंक असिस्ट सच बैंक्स थ्रू डिस्काउंटिंग ऑफ अप्रूव्ड सिक्योरिटीज एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सेंट्रल बैंक जो है वो बैंक्स को असिस्ट करता है अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड करके, जैसे डिस्काउंटिंग ऑफ अप्रूव्ड सिक्योरिटीज एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्लियरिंग एजेंट की अगर बात करें, एज द कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक एक्ट एज द क्लियरिंग हाउस फॉर दीज बैंक्स, यानी कि बैंक्स के, कमर्शियल बैंक्स के बीच में जो आपस में जो ट्रांजेक्शन रहते हैं उसको ट्रांजेक्शन क्लियर करने के लिए सेंट्रल बैंक बीच में एक्ट करता है। सिंस ऑल बैंक हैव देयर अकाउंट्स विद द सेंट्रल बैंक, यानी कि सारे के सारे जो बैंक होते हैं उनका अकाउंट होता है किसके पास? सेंट्रल बैंक के पास। The central bank can easily settle the claims of various banks against each other simply by book entries or transfer from and to their accounts. तो यानी कि अगर किसी भी बैंक के बीच में कुछ ट्रांजैक्शन या क्लेम्स को अगर सेटल करना होता है तो ये काम जो है ये सेंट्रल बैंक करता है। यूजुअली इसलिए करता है बिकॉज सेंट्रल बैंक एक एपेक्स अथॉरिटी रहती है, यानी कि उसके जो भी डिसीजंस और डिसीजन रहते हैं उस पर कोई भी गलती ना हो, इसलिए कोई भी फ्रॉड डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए। एंड थर्ड, दिस मेथड ऑफ सेटलिंग अकाउंट इज कॉल्ड क्लियरिंग हाउस फंक्शन, और इसी फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? क्लियरिंग हाउस फंक्शन। जो भी ट्रांजेक्शंस को वो सेटल करता है, क्लेम्स को सेटल करता है, इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? क्लियरिंग हाउस फंक्शन।
नेक्स्ट है व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, हाउ डज आरबीआई स्टेबलाइज मनी सप्लाई अगेंस्ट एक्सोजेनस शॉक्स। यानी क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के जिससे वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, और अगर कोई भी एक्सोजेनस शॉक यानी कोई एक्सटर्नल शॉक आरबीआई की मनी सप्लाई पे या मॉनेटरी सिस्टम पे आता है तो वो उससे कैसे डील करता है। प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री आर ब्रॉडली क्लासिफाइड। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे क्लासिफाई करे गए हैं ये सब आरबीआई के इंस्ट्रूमेंट्स हैं यानी कि टूल्स हैं जिससे कि वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। पहला कैटेगरी में आपका आता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जिसमें बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट या फिर एलआरआर, imposing margin requirement on secured loans, moral suasion या और selective credit control। एक एक करके देखते हैं इन फंक्शंस का मतलब। आरबीआई स्टेबलाइज मनी सप्लाई अगेंस्ट एक्सोजेनस शॉक्स इन द फॉलोइंग मैनर। सबसे पहला बैंक रेट या फिर इसको क्या कहते हैं डिस्काउंट रेट, है ना, आप याद रखना बैंक रेट को हम डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड टू कमर्शियल बैंक विदाउट एनी कोलैटरल सिक्योरिटी पर्पस ऑफ द लोन, है ना। तो कौन सा रेट होता है बैंक रेट, वो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है जहां पे सेंट्रल बैंक जो है पैसा लेंड करता है किसको, कमर्शियल बैंक्स को, किसी भी सिक्योरिटी या कोलैटरल के बगैर। द थिंग व्हिच हैज टू बी रिमेंबर्ड इज दैट सेंट्रल बैंक लेंड्स थ्रू द कमर्शियल बैंक एंड नॉट टू जनरल पब्लिक, है ना। तो यहाँ पे जो आपको बात ध्यान में रखनी है कि सेंट्रल बैंक जो है पैसा कमर्शियल बैंक को दे रहा है ना कि जनरल पब्लिक को। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को पैसा वो लेंड कर रहा है ना कि जनरल पब्लिक को। अब यहाँ पे हम देखते हैं कैसे जो सेंट्रल बैंक है वो इस फंक्शन से या फिर इस इंस्ट्रूमेंट से कैसे वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे हम जैसे मान लेते हैं कि एक एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ गई जिससे कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, यानी सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड लीडिंग टू इन्फ्लेशन। सेंट्रल बैंक रेजेस बैंक रेट दैट डिस्करेजेस कमर्शियल बैंक इन बोरिंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक एज इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरिंग ऑफ द कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल सेंट्रल बैंक जो है अपने इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करता है और वो बैंक रेट को बढ़ा देता है इन्फ्लेशन की सिचुएशन डील करने के लिए। जिससे क्या होता है कि अगर बैंक रेट को बढ़ा देगा यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है यानी कि आप चार्ज बढ़ गया है सेंट्रल बैंक से पैसा बोरो करने का, है ना। उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं वो जो बोरोइंग्स और लेंडिंग्स है उसको डिस्करेज करेगा। इट फोर्सेस द कमर्शियल बैंक टू इंक्रीज द लेंडिंग रेट्स। जिससे क्या होता है कमर्शियल बैंक को भी क्या बोलते हैं रीइटरेट करना पड़ता है और वो अपने जो लेंडिंग रेट्स है उसको भी वो बढ़ा देता है। which discourages borrowers from taking loans, which discourages investment। और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जो borrowers यानी कि जो डायरेक्ट जनरल पब्लिक है वो भी कहीं ना कहीं लोन्स लेना फिर बंद कर देते हैं जिससे इन्वेस्टमेंट्स भी कम हो जाते हैं। Again, in the high rate of interest induces household to increase their saving by restricting expenditure on consumption। जिससे क्या होता है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के कारण हाउसहोल्ड जो है वो सेविंग्स करना चालू कर देते हैं और अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को कम कर देते हैं। दस एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन इज रिड्यूस्ड व्हिच विल कंट्रोल द एक्सेस डिमांड। और एक्सेस डिमांड कम हो जाएगी जैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन बढ़ेगी, बिकॉज एक्सेस डिमांड एक सिचुएशन है जहां पे डिमांड आपकी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है सप्लाई कंपैरिजन में। और डिमांड किस चीज में कंपेयर करता है, उसके जो मेजर टू एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे सेंट्रल बैंक ने इनडायरेक्टली जो कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट है उसको यहाँ पे कम कर दिया अपने बैंक रेट फीचर से। सिमिलरली अगर हम बोले एक डेफिशिएंट डिमांड सिचुएशन आती है जिसमें डिफ्लेशन क्रिएट हो रहा है तो तब क्या करेगा सेंट्रल बैंक इसी फीचर को इस्तेमाल करेगा और यहाँ पे इस बार उल्टा करेगा। Central bank decreases bank rate that encourages commercial bank in the borrowing from central bank as it will decrease the cost of borrowing of commercial banks। यानी कि अब वो बैंक रेट को डिक्रीज कर देगा, यानी कि अब बैंक रेट डिक्रीज करेगा तो अब जो लोन्स लेना होगा वो काफी ज्यादा चीपर हो जाएगा। किसके लिए, कमर्शियल बैंक को कहीं ना कहीं एनकरेज करेगा बोरोइंग एंड लेंडिंग को। डिक्रीज इन बैंक रेट मेक्स कमर्शियल बैंक टू डिक्रीज द लेंडिंग रेट, यानी कि बैंक रेट अगर कम होगा तो कमर्शियल बैंक्स जो है वो भी अपने जो लेंडिंग रेट्स हैं वो कम करेगा, वो वापस से रिटेलिएट करेगा। विच इनकरेजेस बोरोवर्स फ्रॉम टेकिंग लोन, जिससे कि बोरोवर्स जो है अब ज्यादा लोन ले सकेंगे क्योंकि अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन लेने का वो कम हो चुका है। ज्यादा लोन लेंगे तो उससे इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट्स जो है वो इंक्रीज होंगे। अगेन लो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंड्यूसेस हाउसहोल्ड टू डिक्रीज देयर सेविंग, है ना। तो इससे क्या होगा, जो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाउसहोल्ड्स को इन्फ्लुएंस करेंगे अपने सेविंग्स को डिक्रीज करने के लिए और अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है उसको बढ़ाने के लिए। Thus expenditure on investment and consumption increase। और फाइनली जो एक्सपेंडिचर है इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन पे वो बढ़ जाता है। इससे डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में आ जाती है जहां पे वापस से हमारी डिमांड जो है वापस से इक्वल हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई के। नेक्स्ट हम देखेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन। इट कंसिस्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स इन द ओपन मार्केट बाय सेंट्रल बैंक। तो ये भी सेंट्रल बैंक का काफी एसेंशियल फीचर होता है जहां पे वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है ओपन मार्केट ऑपरेशन में। यूजुअली ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेंट्रल बैंक जो है वो अपनी वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जो है बाय एंड सेल करता है टू फर्म्स एंड इंडिविजुअल
अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आती है तो क्या करेगा वो ओपन मार्केट ऑपरेशन में। इन सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड लीडिंग टू इन्फ्लेशन, सेंट्रल बैंक सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स टू कमर्शियल बैंक। विद द सेल ऑफ द सिक्योरिटी द पावर ऑफ कमर्शियल बैंक्स ऑफ गिविंग लोन डिक्रीजेस व्हिच विल कंट्रोल द एक्सेस डिमांड। यानी कि सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक्स को गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटी सेल करेगा। अगर कोई भी चीज मैं आपको सेल करता हूँ तो आपको मुझे उसके बदले में अपना मनी जो है वो देना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे वही चीज होती है कि सेंट्रल बैंक जो है कमर्शियल बैंक को कुछ बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज जो है सेल करता है, जिस कारण से तो कमर्शियल बैंक से उनके कैश रिजर्व कम हो जाते हैं। कैश रिजर्व कम होने के कारण सेंट्रल कमर्शियल बैंक जो है वो यूजुअली अपने जो लोन देने की जो स्कीम्स है उनको कम कर देता है। इन सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, वहीं पर अगर हम बात करें डेफिशिएंट डिमांड या फिर डिफ्लेशन की सिचुएशन में, तो वो उसका एकदम ऑपोजिट करता है। सेंट्रल बैंक जो है परचेज कर लेता है कोई जो गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटीज है कमर्शियल बैंक से। इससे क्या होता है, अगर मैं आपसे कोई चीज परचेज करूंगा तो मैं आपको मनी दूंगा, पैसा दूंगा, राइट। तो मैं आपको कुछ पैसा पे करूंगा जिससे आप का जो पैसा है वो बढ़ जाएगा। विद द परचेज ऑफ दीज सिक्योरिटीज द पावर ऑफ कमर्शियल बैंक ऑफ गिविंग लोन इंक्रीज, यानी कमर्शियल बैंक के जो फंड्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे और जो पावर है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, व्हिच विल कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो आप देखिए दो फंक्शंस होते हैं कमर्शियल बैंक के, उनको हमें दो अलग अलग हेड में डिवाइड करें। एक होता है आपका प्राइमरी फंक्शन, दूसरा होता है आपका सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में दो मेन प्राइमरी फंक्शन होते हैं, पहला लोन्स देना और डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना। वहीं पर अगर सेकेंडरी फंक्शन की हम बात करें तो सबसे पहला ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, यानी ओवरली ड्राफ्ट, यानी कि आपके जो अकाउंट में से फंड्स हैं उसके ऊपर भी पैसा विड्रॉ करना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कराना, जनरल यूटिलिटी फंक्शन देना जैसे कि लॉकर फंक्शन, और एज एन एजेंसी एक्ट करना आपके बिहाफ पे। देखते हैं पहले प्राइमरी फंक्शन में एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग ऑफ लोन आर टू प्राइमरी फंक्शन परफॉर्म विद द कमर्शियल बैंक। सबसे पहला एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। कमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम देयर कस्टमर इन डिफरेंट फॉर्म बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। यानी कमर्शियल बैंक जो है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स से, जो उनकी डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है उनके अकॉर्डिंग। द मेन टाइम ऑफ डिपॉजिट, अब यहाँ पे देखेंगे आप कुछ अलग अलग टाइप के डिपॉजिट होते हैं जो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आपका होता है डिमांड डिपॉजिट या फिर करंट अकाउंट डिपॉजिट। The deposit which are repayable on demand by the banks are known as demand deposit और current account deposit। वो डिपॉजिट्स जो रिपेबल रहते हैं ऑन डिमांड, है ना, तभी इसका नाम में दिया डिमांड डिपॉजिट, कि ऑन डिमांड रिपेबल रहते हैं बैंक्स के द्वारा, इसको ही हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। इन जनरल दिस काइंड ऑफ डिपॉजिट आर मेंटेन बाय बिजनेसमैन टू मेक ट्रांजैक्शन विद दिस डिपॉजिट, है ना। तो ये यूजुअली बिजनेसमैन जो होते हैं वो मेंटेन करते हैं ये करंट अकाउंट डिपॉजिट, बिकॉज इसमें कोई लिमिट नहीं रहती विड्रॉइंग की और विड्रॉल की और डिपॉजिट्स की। One can get the amount deposited as demand deposits by check without any restriction, है ना। यूजुअली कुछ अच्छे फीचर्स जो है वो प्रोवाइड करता है, जैसे कि आप चेक के थ्रू जितने टाइम चाहे उतने टाइम अपने पैसे को डिपॉजिट कर सकते हैं। Besides, commercial bank do not pay any interest to the depositors on these accounts. Instead, it charge some amount as service for running this account. यानी कि जो कमर्शियल बैंक है वो यूजुअली इस पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं करता, बल्कि एक पैसा चार्ज करता है ऐसे इन अकाउंट्स को रन करने के लिए। दूसरे टाइप की डिपॉजिट पाएंगे जो कि आपका होगा फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट। डिपॉजिट इन विच द डिपॉजिटर डिपॉजिट मनी विद द बैंक फॉर अ फिक्स्ड टाइम पीरियड आर नोन एज फिक्स्ड डिपॉजिट। यानी कि वो डिपॉजिट जो एक डिपॉजिटर डिपॉजिट करता है बैंक के पास एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट, है ना। This deposit do not enjoy check facility and carry a high interest, और इन डिपॉजिट्स में कोई चेक फैसिलिटी नहीं रहती है और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट इन्हीं डिपॉजिट्स का रहता है। सेकेंडरी फंक्शन में अगर हम बात करें तो बिसाइड प्राइमरी फंक्शन कमर्शियल बैंक आल्सो परफॉर्म सम सेकेंडरी फंक्शन। जैसे पहला आपका दिया ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, अ फैसिलिटी दैट अलाउज द कस्टमर टू ओवरड्रॉ फ्रॉम द अमाउंट ऑफ हिज करंट अकाउंट अप टू एन एग्रीड लिमिट इज नोन एज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। यानी कि ये फैसिलिटी भी यूजुअली एक करंट अकाउंट होल्डर को ही दी जाती है, जहां पे आप पैसा ओवरड्रॉ कर सकते हैं आपके जो अकाउंट है उसके जो बैलेंस है उसके ऊपर। इन जनरल एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज गिवन टू रिस्पेक्टेबल एंड रिलायबल कस्टमर्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड, है ना। तो यूजुअली रिस्पेक्टेबल रिलायबल कस्टमर को दे देते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। Beside the customer have to pay interest on the amount overdrawn by them, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक तरह का लोन हो गया, बिकॉज फिर आपको इस पे इंटरेस्ट भी जो पे करना पड़ेगा। सेकंड आपका आ जाएगा डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अ फैसिलिटी इन विच द होल्डर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज बिफोर इट्स मैच्योरिटी डेट कैन गेट द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, है। तो जो बैंक्स होते हैं वो यूजुअली आपको एक फैसिलिटी देते हैं जो कि डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यानी कि आपके पास अगर कोई बिल है और आपको उससे पैसा मिलने वाला है, आपको उसका बिल रिसीवेबल है और आप चाहते हैं कि आपको पैसा जो है
3 महीने के बजाय आज मिल जाए, है ना, मान के चलने की उसकी जो डेट ऑफ मैच्योरिटी है वो 3 महीने बाद है, तो आप चाहते हैं कि मैच्योरिटी के पहले आपको पैसा मिल जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बैंक के पास जा सकते हैं, कमर्शियल बैंक के पास, आप उनको बिल दे सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये मेरा बिल है, इससे मुझे जो डेट ऑफ मैच्योरिटी है वो 3 महीने बाद है, लेकिन मुझे पैसा है, मुझे आज चाहिए। तो कमर्शियल बैंक जो है आपको पैसा उसी दिन ऑन द सेम डे दे देगा, वो अपना डिस्काउंटिंग चार्ज काट के। The bank pays the amount to the holder after deducting some amount as commission. Now on the date of maturity, the party which has accepted the bill pays back the money to the bank, है ना। और जो मैच्योरिटी की जब डेट आती है तब जो पार्टी है वो पैसा पे कर देती है बैंक को। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन क्रेडिट क्रिएशन ऑन द कमर्शियल बैंक, यानी क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन जो है कमर्शियल बैंक्स का, उसको एक्सप्लेन करें। Money creation or credit creation is one of the most important activity of the commercial bank. Because of credit creation, banks are able to create credit which is in excess of the initial deposits. This process is based on two assumptions and can be understood with the help of them. यानी कि दो assumptions है, हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे जिससे हम क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन को समझेंगे। तो दो assumptions लेना बहुत जरूरी है उस एग्जांपल को चालू करने से पहले। पहला assumption है कि पूरे एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट है बैंक की, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक कमर्शियल बैंक है जिसको हमने नाम दिया है बैंक्स। ठीक है, आप देखें, आप इकोनॉमी में काफी सारे कमर्शियल बैंक होते हैं। मेरे पास अगर पैसा है तो मैं अपना पैसा जो है किसी एक बैंक में डिपॉजिट करूंगा। आपके पास जो पैसा है जरूरी नहीं कि आप सेम उसी बैंक में डिपॉजिट करें जिसमें मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ, आप किसी और बैंक में भी कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर सेवरल कमर्शियल बैंक्स। पर हम इस एग्जाम्पल में मान के चलेंगे कि पूरे बैंकिंग स्ट्रक्चर में सिर्फ एक बैंक है, इसको हम बैंक से रेफर कर रहे हैं। दूसरा एजम्पशन है ऑल रिसीट एंड पेमेंट आर राउटेड थ्रू द बैंक, यानी कि सारे के सारे जो रिसीट और पेमेंट है वो इस बैंक के थ्रू राउटेड किए जा रहे हैं, यानी कि कोई भी अगर एक्सपेंस हो रहा है तो वो इस बैंक के थ्रू जाएगा, कोई डिपॉजिट हो रहा है तो वो भी इस बैंक के थ्रू ही जाएगा। दैट इज ऑल पेमेंट आर मेड थ्रू चेक्स एंड रिसीट्स आर डिपॉजिट इन द बैंक। अब हम एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल लेट्स एज्यूम दैट द एलआरआर है ना, ठीक है, तो मान के चलते हैं कि जो लीगल रिजर्व रेशियो है जो सेंट्रल बैंक ने सेट करा है वो कितना है, 20%। इसका मतलब क्या है कि जितने भी डिपॉजिट इस बैंक के पास आएंगे उसका 20% उसको अपने पास रखना पड़ेगा, एंड जो बचा हुआ रेस्ट 80% है वो उसको लेंड आउट कर सकता है। ए डिपॉजिट 1000 विद द बैंक, तो ए आया, ए ने 1000 रुपए जो है वो अपने बैंक के पास जमा कर दिए। आपको ऐसे पता होगा जैसे 20% जो है यहाँ पे वो यहाँ पे एलआरआर है, तो 1000 में से 20% जो है बैंक अपने पास रखेगा और बाकी का 800 रुपए जो है वो एज अ लोन दे देगा। द मनी डिपॉजिटेड बाय ए विल बी द इनिशियल डिपॉजिट, तो ए ने जो मनी डिपॉजिट किया है वो आपका इनिशियल डिपॉजिट हो जाएगा। दिस मींस दैट द बैंक कैन कीप ओनली 220% और 1000 एज अ कैश रिजर्व एंड कैन लेंड द रिमेनिंग 800, बाकी 200 रुपए को अपने पास रखेगी और 800 रुपए को वो एज अ लोन दे देगी। अब यहाँ पे हमने मान के चला था पहले कि जो इकोनॉमी है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बैंक है, तो वो जो भी जिस भी व्यक्ति को वो अगले वो जो पैसा 800 रुपए वो लोन देगा वो पैसा भी इसी बैंक के पास आ जाएगा। इन केस द बैंक लैंड्स 800 टू अ बोरोवर बी को उसने 800 रुपए लोन दे दिया, पर बी मैंने ऐसा को बताया कि पूरी इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ एक बैंक है, तो जो 800 रुपए है ये वापस से लौट के इसी बैंक में आ जाएगा। द अमाउंट विल नॉट बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ कैश, है ना, हम मान के चल रहे कैश में नहीं दिया और वो जो है उसके अकाउंट में एक नया अकाउंट खोल दिया बी के नाम से, लोन अकाउंट, और वही बैंक में दोबारा से पैसे आ गए। इंस्टेड द बैंक विल ओपन एन अकाउंट अंडर द नेम ऑफ बी एंड द अमाउंट विल बी credited to his account. The money supplied by B comes back into the bank in the form of deposit accounts of those who have received this payment. This will increase the demand deposit of bank by 800, यानी कि अब बैंक के पास एक नया इनिशियल डिपॉजिट आया कितना, 800 रुपए का। अब बैंक क्या करेगा, इस 800 रुपए का 20% अपने पास रखेगा जो कि हो जाएगा 160, और 640 रुपीज को वापस से लोन आउट कर देगा। वापस से 640 लोन आउट करने पे हमने मान के चला कि सी को उसने लोन आउट करा, तो उसने सी के नाम पे एक नया अकाउंट खोला। This time the demand deposit of the bank increased by 640. अब यहाँ पे थर्ड राउंड ऑफ डिपॉजिट बैंक के पास आता है जो कि होता है 640 रुपए। फर्दर with the new deposit the bank keeps 20% of 640, यानी कि अब नए डिपॉजिट के साथ वापस से बैंक इस साइकिल को रिपीट करेगा, राइट। तो अगर मैं इसको एक टैबुलर फॉर्म में शो करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन के सामने एक टेबल है मेरे सामने, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिपॉजिट्स हैं, कैश रिजर्व है और क्रेडिट क्रिएशन है। पहले क्या हुआ, ए आया, ए ने 1000 रुपए दिए बैंक में, इसका 20% बैंक ने अपने पास रखा और 800 रुपए लोन दे दिया। फिर बी को उसने वो लोन दिया, तो बी ने भी अपने पैसे कहाँ जमा करे, इसी बैंक के पास जमा करे, और 800 रुपए जमा करने के बाद बैंक ने वो 800 रुपए डिपॉजिट एक्सेप्ट करा, उसमें से 160 अपने पास रखा और बाकी 640 दोबारा से लोन दे दिया। किसको दे दिया, सी को दे दिया। सी ने भी अपना पैसा कहाँ जमा करा, इसी बैंक में करा, 640 रुपीज। 640 में से 20% 128 बैंक ने अपने पास रखा और 512 फिर लोन दे दिया किसको, डी को। और फिर आप देख सकते हैं ये साइकिल जो है कंटिन्यू रहेगा, काफी लंबी चलने वाली साइकिल ये। पर एट दी एंड हमें क्या पता चलता है कि सारे के सारे डिपॉजिट जो बैंक के पास है इनका जब हम टोटल करते हैं तो ये 5000 रुपए
होता है। वहीं पे जो कैश रिजर्व बैंक के पास जमा होता है वो 1000 होता है, और टोटल जो उसने लोन दिया पैसा वो कितना दिया, 4000 दिया। तो यही है आपका क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन, जहां पे बैंक के पास डिपॉजिट सिर्फ एक आया 1000 रुपए का, वो कैसे उसने 1000 के डिपॉजिट्स को 5000 के डिपॉजिट्स में कन्वर्ट कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? तो इट इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ रेपो रेट। इट मींस दैट रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट व्हिच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरोज मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। यानी कि रेपो रेट का एकदम अपोजिट, रेपो रेट का एकदम अपोजिट, यानी कि जहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो पैसा बोरो करता है किससे, कमर्शियल बैंक्स पे, उसी को हम बोलते हैं क्या, रिवर्स रेपो रेट। आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक व्हेन इट फील दैट इट देयर इज एक्सेस मनी सप्लाई, है ना। यूजुअली क्यों करता है आरबीआई ऐसा? जब उसको ऐसा फील होता है कि यहाँ पे इकोनॉमी में एक्सेस मनी सप्लाई है। बिसाइड्स बैंक also happily lend money to the central bank as the money is in safe hands, है ना। यूजुअली बैंक जो है वो पैसा लेंड कर भी देते हैं काफी खुशी खुशी, बिकॉज वो किसके हाथ में, सेंट्रल बैंक के हाथ में है, और उनको एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है। An increase in the reverse repo rate induces the commercial banks to transfer more money to RBI because of the attractive interest rate, है ना। तो RBI चाहे तो यहाँ पे रेपो रेट का जो इंटरेस्ट है उसको बढ़ा सकता है अगर उसको ज्यादा डिपॉजिट्स चाहिए हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओएमओ और ओपन मार्केट ऑपरेशन मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम और टू द कमर्शियल बैंक एंड द जनरल पब्लिक रिस्पेक्टिवली, है ना। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, किसके थ्रू, कमर्शियल बैंक के थ्रू, फ्रॉम और टू कमर्शियल बैंक्स, सेंट्रल बैंक से कमर्शियल बैंक में और जनरल पब्लिक में। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज द अथॉरिटी टू सेल और परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड ट्रेजरी बिल्स। यूजुअली आरबीआई जो उसको अथॉरिटी होती है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स को सेल कर सकता है, वेदर बॉट और सोल्ड टू द बैंक्स और द जनरल पब्लिक। इट इज बिकॉज द अमाउंट गिवन और रिसीव्ड विल बी अल्टीमेटली बी डिपॉजिटेड इन और ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सम बैंक। बाय सेलिंग सिक्योरिटीज द सेंट्रल बैंक रिड्यूसेस कमर्शियल बैंक रिजर्व्स, है ना। तो यूजुअली यहाँ पे आरबीआई जो है वो से जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करता है, सेलिंग करके वो कमर्शियल बैंक के रिजर्व्स को रिड्यूस कर देता है, which has an adverse impact on the ability to create credit, ultimately decreasing the money supply in the economy by purchasing security। और वहीं पर अगर वो परचेज करता है तो परचेज करने से वो उनकी जो परचेजिंग पावर है वो भी बढ़ा देता है। द सेंट्रल बैंक इंक्रीजेज द रिजर्व एंड रेजेस द एबिलिटी ऑफ बैंक्स टू गिव क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, What are the qualitative instrument of credit control। तो आपने जैसे क्या कि काफी सारे क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, पर कुछ कुछ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि पहला moral suasion। In order to get the commercial bank to act according to policy, the central bank applies a combination of persuasion and pressure on them, which is known as moral suasion। यानी कि अपने अकॉर्डिंगली एक्ट कराने के लिए सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल करता है, कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करता है परसुएशन और प्रेशर का, which is also known as moral suasion। The central bank exercises moral suasion through letters, discussion, hints, and speeches to the bank. The Reserve Bank of India announces its policy position frequently and urges commercial bank to cooperate in the implementation of this credit policy। यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो यूजुअली अपनी पॉलिसीज को काफी ज्यादा अनाउंस करता रहता है और एक्सपेक्ट करता है कमर्शियल बैंकों की वो उन पॉलिसीज को फॉलो करें और इम्प्लीमेंट करें। द सेंट्रल बैंक कैन यूज मॉरल सुएशन फॉर बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। इन जनरल द सेंट्रल बैंक सक्सेसफुली कन्विंसेस द कमर्शियल बैंक, है ना। और यूजुअली जो सेंट्रल बैंक है वो कन्विंस कर लेता है बैंक्स को एज इट एक्ट दे लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, बिकॉज आपको पता ही है जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक का एक लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। However, if commercial bank do not follow the advice or request of the central bank, no punitive action is taken against them। यानी कि ये मैंडेटरी नहीं होता, ये फंक्शन मैंडेटरी नहीं होता। अगर वो सेंट्रल बैंक की बात नहीं मानते हैं तो कोई भी पनिशमेंट या प्यूनिटिव एक्शन उनके अगेंस्ट नहीं लिया जाता है। दूसरा यहीं पे होता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अंडर दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्ट्स अदर बैंक रिगार्डिंग गिविंग और नॉट गिविंग क्रेडिट टू स्पेसिफिक सेक्टर फॉर सर्टेन पर्पस। यानी कि इसके अंदर आरबीआई जो है डायरेक्टिव इश्यू करता है किसके लिए, कमर्शियल बैंक्स के लिए, जहां पे बताता है कि किस सेक्टर को क्रेडिट जो है प्रोवाइड करना है या नहीं करना है। द मेथड ऑफ सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कैन बी अप्लाइड इन पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव मैनर। इन अ पॉजिटिव मैनर इट मींस यूजिंग द मेजर इन चैनलाइजिंग क्रेडिट टू वैरायटी सेक्टर्स which include export, agriculture, small scale industry। यानी कि पॉजिटिव मैनर में अगर हम इसका देखें कैसे यूज किया जाता है तो सेंट्रल बैंक जो है बोल सकते हैं कि कहाँ कहाँ पैसा आपको लैंड करना है, चैनलाइज करना है फंड्स को, जो कि प्रायोरिटी सेक्टर्स हो सकते हैं जैसे कि आपके एक्सपोर्ट्स, एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक्सेट्रा। नेगेटिव मैनर में वो उसको रोक सकता है, एक्सटेंड करने को कह सकता है कि कहाँ पे आपको जो पैसा है वो कहाँ पे आपको नहीं देना है, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। तो जैसे कि हमने क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन देखा कमर्शियल बैंक्स का, उसके साथ ही एक और फंक्शन आता है, वो है मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर कैन बी स्टेटेड एज अ फिनोमिनन इन व्हिच द क्रिएशन ऑफ मनी इज डन इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन इन द इकोनॉमी। यानी जब क्रेडिट क्रिएशन होता है तो मनी मल्टीप्लायर एक वही टूल है जिससे हम पता लगाते हैं कि मनी जो है कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है इस फंक्शन में। इन अदर वर्ड्स, अ मनी मल्टीप्लायर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द इन्फ्लुएंस ऑन सेंट्रल बैंक प्लेज ओवर द मनी सप्लाई बाय मॉडिफाइंग द रिक्वायर्ड रिजर्व। यानी कि यहाँ पे भी सेंट्रल बैंक जो है एक रोल प्ले करता है मनी मल्टीप्लायर को डिटरमाइन करने में। यानी आपने अभी देखा होगा कि हम इधर कैसे कमर्शियल बैंक्स का डिपॉजिट आते हैं और कैसे वो काफी बार मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी सेंट्रल बैंक जो है उसी का कंट्रोल रहता है। Money multiplier or deposit multiplier measures the amount of money that the banks are able to create in the form of deposit with every unit of money and it keeps as reserve. The money multiplier plays a great role in the banking system of the economy, as every time the government needs to kickstart the economy, the money multiplier helps decide what proportion of stimulation should be applied and in what manner. यानी कि जब भी गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि इकोनॉमी को किक स्टार्ट करने की जरूरत है तो वो मनी मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करती है। तो हम वही एग्जांपल लेते हैं, सेम एग्जांपल है, यहाँ पे देखते हैं कैसे मनी मल्टीप्लायर वर्क करता है। आपके पास वही सेम एग्जांपल है कि एक बैंक है, उसके पास इनिशियल डिपॉजिट आया 1000 का, एलआरआर जो है 20% है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि सेंट्रल बैंक का रोल कहाँ पे आता है, तो सेंट्रल बैंक का रोल एलआरआर डिटरमाइन करने में आता है। यानी कितना परसेंटेज कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना है, कौन डिसाइड करता है, ये कमर्शियल बैंक डिसाइड करता है। इसलिए यहाँ पे मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला जो है वो जाएगा 1/LRR। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे LRR 20% है तो 1/20% में यहाँ पे करूंगा तो ये मुझे कितना देगा, 1/0.2, जो कि मुझे आंसर देगा 5 टाइम्स। 5 टाइम्स, यानी कि जो भी डिपॉजिट यहाँ पे आएगा उसका 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1000 है, 1000 into 5 करूंगा तो कितना आएगा, 5000, राइट। तो एलआरआर से डिटरमाइन किया जाता है कि मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या रहेगी, और ये भी कौन इन्फ्लुएंस करता है, ये भी आरबीआई करता है। आपके पास वैसे सिमिलर क्वेश्चन है, कैलकुलेट मनी मल्टीपल फ्रॉम द गिवन टेबल ऑफ प्रीवियस एग्जांपल, तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया 1/20%, जो कि 1/0.2, जो कि आपको दे देगा 5 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। ओके, तो पहले हम मीनिंग देखते हैं कमर्शियल बैंक का। एन इंस्टीट्यूशन दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस लाइक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड ग्रांटिंग। यानी कि कैसी इंस्टीट्यूशन है कमर्शियल बैंक जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करती है, जैसे कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, इन्वेस्टमेंट करना और लोन देना, और ये सब काम करना किसके मोटिव से, प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से। वेयर एज सेंट्रल बैंक देखें तो एक ऐसी एपेक्स बॉडी है पूरे के पूरे बैंकिंग स्ट्रक्चर में जो कंट्रोल करती है, ऑपरेट करती है, रेगुलेट करती है और डायरेक्ट करती है पूरे के पूरे कंट्री के बैंकिंग और मॉनेटरी स्ट्रक्चर को। ओनरशिप की बात करिए तो कमर्शियल बैंक कौन ओन करता है? A commercial bank can be owned and governed by the private sector और गवर्नमेंट सेक्टर, यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों के द्वारा ऐसे ओन किया जा सकता है। वेयरएज कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक जो है यूजुअली गवर्नमेंट के द्वारा ही ओन किया जाता है। स्टेटस की अगर बात करें, अ कमर्शियल बैंक इज जस्ट अ यूनिट ऑफ कंट्रीज बैंकिंग स्ट्रक्चर दैट ऑपरेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। यानी कि जो कमर्शियल बैंक है वो बस एक यूनिट है एक किसी भी कंट्री के बैंकिंग स्ट्रक्चर का, जो कि ऑपरेट और कंट्रोल रहता है किसके थ्रू, सेंट्रल बैंक के थ्रू। वेयर एज सेंट्रल बैंक की अगर बात करें, सेंट्रल बैंक एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन, यानी इसके मनी मार्केट में एट टॉप आती है वो, है ना, तो इसलिए एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है पूरे के पूरे मॉनेटरी स्ट्रक्चर में। इशू ऑफ करेंसी की बात करिए तो कमर्शियल बैंक के पास अथॉरिटी नहीं होती है करेंसी इशू करने की, वेयर सेंट्रल बैंक के पास एक सोल मोनोपोली होती है करेंसी इशू करने की। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कमर्शियल बैंक का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, वेयर सेंट्रल बैंक का जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वो प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है बल्कि सोशल वेलफेयर होता है। यूजुअली पब्लिक इंटरेस्ट में वो वर्क करते हैं। पब्लिक डीलिंग की बात करें तो कमर्शियल बैंक जो डायरेक्टली पब्लिक से डील करता है और सेंट्रल बैंक जो है पब्लिक से कभी भी डायरेक्टली डील नहीं करता है। इसलिए आपने सुना होगा कि आरबीआई में आप अपना बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते। नंबर ऑफ बैंक की अगर बात करें, देयर आर अ ह्यूज नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक इन द कंट्री। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट कमर्शियल बैंक इन इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सेट्रा। यानी कि काफी सारे नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एसबीआई, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। वेयर सेंट्रल बैंक की अगर बात करें तो यूजुअली एक कंट्री में ये एक ही होता है। देयर इज ओनली वन सेंट्रल बैंक इन अ कंट्री। फॉर एग्जांपल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस करे समझ में आए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं। ऑल्सो मैंने इसी सेम फॉर्मेट में बाकी चैप्टर्स को भी कवर किया है इस चैनल पे, तो आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो डाउनलोड द फ्यूचर एजुकेशन ऐप टुडे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।